नमस्कार, पब्लिक फास्ट न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, पाकिस्तान में इस समय महंगाई की सुनामी आई है। यही नहीं, पाकिस्तान में सियासी घमासान गृह युद्ध जैसे हालात खड़े कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान को IMF का लोन मिल पाएगा? तो चलिए इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य पंडित अरविंद जी से। पंडित जी, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे पाकिस्तान का भविष्य, लेकिन सबसे पहले बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान को कर्जा मिलेगा या नहीं? बिल्कुल। इंडिया फर्स्ट के, पब्लिक फर्स्ट के जितने भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और बिल्कुल, पाकिस्तान का भविष्य वाकई में अंधकार में है और सियासी रूप से पाकिस्तान एक ऐसे दलदल में फंस गया है कि उस दलदल से पाकिस्तान कैसे निकलेगा, खुद पाकिस्तान के आकाओं को समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, इमरान खान की सरकार लगभग पौने 4 साल रही। इमरान खान के जो सियासी आका थे, जिनको वहाँ के जो जनरल थे, जनरल कमर जावेद बाजवा, और पाकिस्तान की ISI जिसने इमरान खान को खड़ा किया, और वो इमरान खान को लेके इस वजह से आए थे ताकि वो पाकिस्तान में एक नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व खड़ा करना चाहते थे, जो कि पब्लिक का फिगर हो, ईमानदार हो, दूसरों की तुलना में कम से कम भ्रष्ट हो। यानी पाकिस्तान की भाषा में यदि कहा जाए तो वो सियासी रूप से और आर्थिक रूप से जनता को लूटे नहीं, वहाँ का रुपया विदेशों में ना ले जाए। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का जो पैसा इन्वेस्ट, जो वहाँ के जितने भी वहाँ के जो नेता हैं, वो सभी वहाँ से पैसा लूट के लंदन की गलियों में अपने बड़े बड़े मकान खड़े करते हैं, अमेरिका में बड़े बड़े हाउसेस खड़े करते हैं, और उसके बाद वो अपने पैसे को लेकर विदेशों में सेटल्ड हो जाते हैं। अधिकांश यही रहा। आप यदि पिछले 20 साल को उठा के देखें जी। उदाहरण के तौर पर 1971 के बाद हम बात करते हैं, जब वहाँ पर भुट्टो का अवतार हुआ। 1971 के बाद भुट्टो आए, भुट्टो के बाद भुट्टो का जैसे ही निधन हुआ तो जनरल जिया का शासन आ गया। जनरल जिया चूँकि एक ईमानदार शासक थे, लेकिन उसके बाद के जितने भी वहाँ पर शासक हुए, क्योंकि जनरल जिया जिस आदमी को लेके आए वो नवाज शरीफ थे, नवाज शरीफ को उठाकर लेके आए। फिर उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वहाँ पर उदय हुआ, फिर नवाज शरीफ आए, फिर बेनज़ीर भुट्टो आई। इस प्रकार से वहाँ चलता रहा। लेकिन इन दोनों शासकों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को, यदि आप 1971 से पहले देखें, तो भारत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था थी। यहाँ तक कि 1984 से पहले पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था थी वो भारत की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था मानी जाती थी। पाकिस्तान में आप देखिए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कुछ चीज़ों पर आधारित थी। सबसे ज़्यादा तो कपड़ा, क्योंकि वहाँ पर कपड़े का जो निर्यात है वो सबसे ज़्यादा हुआ। इवन आप देखेंगे जो कोरोना का पहला काल आया जिसमें इमरान खान की सरकार थी, तब भी वहाँ पर एक्सपोर्ट के जितने ऑर्डर पाकिस्तान के पास थे कपड़े के, उतने ऑर्डर हिंदुस्तान के पास भी नहीं थे। तो आप देखिए, लेकिन पाकिस्तान सियासी रूप से और आर्थिक रूप से लगातार कमज़ोर होता गया। देखिए, सबसे ज़्यादा कमज़ोरी इस बात को लेकर हुई कि पाकिस्तान में कपड़ा छोड़ और कुछ और चीज़ों को छोड़ के बाकी कुछ भी पैदा नहीं होता। यहाँ तक कि आप सोचिए कि वो इतना गेहूँ, जिसको गंदुम भी कहा जाता है उर्दू में, गंदुम जिससे आटा बनता है जी। और आप देखिए कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स है, शुगर माफिया सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। लेकिन पाकिस्तान को बाहर से शुगर मंगाना पड़ रही है, क्योंकि शुगर वहाँ बहुत महंगी है। हमारे यहाँ 35 रुपये किलो है, तो वहाँ चीनी, जिसको उर्दू में चीनी कहा जाता है, चीनी वहाँ पर 150 रुपये किलो है। आटे का भाव भी लगभग 150 से 200 रुपये किलो है। यानी आप सोचिए कि 15 किलो आटे की बोरी वहाँ पर कितने की मिल रही, 1250 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच में। तो आप देखिए कि जिस मुल्क में आटा खाने को ना हो, चीनी खाने को ना हो, बिजली का बहरान, बहरान माने संकट, उर्दू में उसको बहरान को संकट कहते हैं वहाँ पे। उर्दू का आप सोचिए कि वहाँ बिजली का बहरान हो, आटे का बहरान हो, और आप देखिए सबसे बड़ी बात, अब पेट्रोल का भी बहरान हो गया। क्योंकि इस समय पाकिस्तान का जो डॉलर है, जब इमरान खान की सरकार थी, जब नवाज शरीफ साहब 2018 में छोड़ के गए थे, तब पाकिस्तान को जो डॉलर था वो 1 रुपये की तुलना में 125 रुपये था। इमरान खान की जब सरकार छोड़ के गई, आज से कोई 10 महीने पहले, तब डॉलर की कीमत पाकिस्तान में जो थी
वो 180 रुपये थी। लेकिन आप देखिए 9 महीने में ही डॉलर कहाँ पहुँच गया, 280 रुपये। अभी इस समय ग्रे मार्केट में डॉलर मिल रहा है 300 रुपये का, सरकार का रेट है 265 रुपये का। और आप देखिए कि जब IMF का मुआहदा होगा, मैंने IMF से समझौता होगा, क्योंकि IMF से समझौता पहली बार इमरान खान ने किया। इमरान खान की रिजीम में ये एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट में कहा गया था कि वहाँ की जो एग्रीमेंट, जिसके बारे में आपको पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पे भी देखने को नहीं मिलेगा, उस बात को हम आज पब्लिक फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट पे आपके सामने बता रहे हैं कि IMF ने कहा कि आपके जितने भी पावर प्लांट हैं आपको इनको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। उसके पीछे का कारण यह है कि वहाँ गवर्नमेंट के हाथ में है, वहाँ के जो बिजली के प्लांट हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में, और वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के पास होगा। प्राइवेट सेक्टर में यदि हम बिजली आपको दे रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हिंदुस्तान में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में भी इस समय पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड हो गया है। तो आप सोचिए कि हमारे यहाँ जो बिजली होती है, आप बिजली खरीदते हैं तो तुरंत आपके यहाँ मीटर वाला हर महीने आ जाता है कि भाई आपने पैसा अभी तक नहीं चुकाया है, आपने नहीं चुकाओगे तो आपकी बिजली को हम काट देंगे। लेकिन पाकिस्तान में ये थोड़ा मुश्किल काम है। यदि आप वहाँ पे गए और आपने पैसा मांगा, तो चूँकि हमारे यहाँ तो बंदूक के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। वो क्लाशनकोव, जिसको AK-47 कहते हैं, या उससे भी बड़े बड़े हथियार जो अफ़गानिस्तान से स्मगल होके आते हैं, लोग अपने घरों में रखे हैं, तो वहाँ जरा सी चीज़ के लिए गोली चला देते हैं। अभी आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, चूँकि इस समय पाकिस्तान में खाने का संकट है। आप सोचिए कि हमारे यहाँ आलू मुश्किल से 20 रुपये किलो मिल रहा है। आप सोचिए वहाँ आलू की कीमत है 500 रुपये किलो। प्याज मिल रही 500 रुपये किलो? जी पंडित। प्याज वहाँ पर 300 से 450 रुपये किलो है। आप नींबू खरीदती हैं, एक नींबू आपको मिलता है 5 या 10 रुपए में, वहाँ नींबू मिल रहा है 110 रुपये का, एक नींबू सिंगल। आप सोचिए कि क्या हालात हैं। जो आदमी वहाँ पे नौकरी कर रहा है, उस आदमी को 15,000 से 20,000 रुपये बामुश्किल तनख्वाह मिलती है, और जो वहाँ दिहाड़ी मजदूर हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनको 5 से 10,000 रुपये बामुश्किल वो महीने का कमा पाते हैं। और आप देखिए घरों में 8-8, 10-10 लोग हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सभी कमा के लाते हैं, लेकिन क्या वो खाना खा पा रहे? नहीं। जो सस्ते आटे की बोरी है, जो पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर कहा जाता है, जैसे आप हमारे यहाँ देखेंगी तो हमारे यहाँ जो गल्ला भंडार होता है, हमारे यहाँ एक प्रकार से सरकार जो है खाद्यान्न के जो भंडार खोल के रखती है, जहाँ पर आप राशन के जरिए, जिनको राशन की दुकानें कहा जाता है, आप वहाँ से फ्री में कोई चीज़ खरीदते हैं। पाकिस्तान में ऐसी जगहों को यूटिलिटी स्टोर कहा जाता है। तो यूटिलिटी स्टोर पे सस्ती खाने की चीज़ें, सस्ता घी, सस्ता ऑयल, एडिबल ऑयल, और सस्ता आटा और सस्ती चीनी वहाँ पर मिल जाती है। लेकिन आप देखिए कि वहाँ वो उन चीज़ों का अभाव, यूटिलिटी स्टोर पाकिस्तान में खाली पड़े हुए हैं। इस समय पाकिस्तान में 4 बहरान सबसे ज़्यादा हैं, चूँकि 1 हफ्ते से 10 दिन का ऑयल बचा हुआ है। पाकिस्तान को अभी तक सऊदी अरब और UAE और जो अदर कंट्रीज़ हैं, जिनमें बहरीन है, ओमान है, जॉर्डन है, वहाँ से एक प्रकार से उधार में तेल मिल जाता था कि आप 1-1 साल की उधारी पे तेल ले लो आप। लेकिन अभी सारे लोगों ने देने से मना कर दिया। सभी ने कहा कि भाई पहले IMF का मुआहदा होगा, ये पता लगेगा कि पाकिस्तान पे आखिर किसका कितना कर्ज है, क्योंकि IMF के साथ इस समय पाकिस्तान की वो डील हो रही है। जैसा खुद शहबाज शरीफ साहब ने आज से 3 दिन पहले पाकिस्तान के सारे न्यूज़ चैनल्स पे कहा कि इस समय IMF की टीम हमारे एक बही खाते को उलट पलट के देख रही है, और वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार हमने क्या किया है। तो वो इस बात को भी जानने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं कि किस प्रकार किस किस से कितना पैसा लिया हुआ है, चाइना से कितना पैसा लिया हुआ है, क्योंकि चाइना का कर्जा बहुत ज़्यादा है। इस समय ये नहीं मालूम है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ये बताना नहीं चाहते हैं कि भाई चाइना को कितने पैसे देना है, आपने दुनिया में कहाँ से कितना कर्ज उठा रखा है। क्योंकि IMF को इस बात का सबसे ज़्यादा खर्चा इस बात का है कि आप जो IMF से पैसा लेने वाले हो $8 बिलियन, आखिरकार आप उसका करोगे क्या? क्योंकि आपको इतना ब्याज देना है कि आप उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। IMF, क्योंकि आप बहुत सिंपल सी बात यह है कि आप किसी से पैसा लेते हो,
उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बोरो करता हूँ तो आप ये बात कोशिश करोगे कि भाई आप मेरा मूलधन कैसे दोगे, आप ब्याज कैसे चुकाओगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आदमी पूछता है कि भैया मैंने आपको जो पैसा दिया उसका ब्याज कैसे दोगे आप। तो ब्याज मेरे को नहीं मिल पाएगा तो मूलधन कैसे मिलेगा। बिल्कुल। पाकिस्तान में अभी पिछले 20 सालों में, पाकिस्तान में जब परवेज मुशर्रफ का दौर था तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट ज़बरदस्त था। पाकिस्तान के पास उस ज़माने में लगभग $20 बिलियन का रिज़र्व हुआ करता था। एक्सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त था, ख़ासतौर से कपड़ों से लेकर गंदम यानी आटे का भी वो एक्सपोर्ट करते थे, चीनी का भी एक्सपोर्ट करते थे। और पाकिस्तान से, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट गधों का होता है, बड़े हंसने की बात है लेकिन आप देखिए पाकिस्तान गधे बेच के पैसे कमाता है। क्योंकि बहुत सिंपल सा रीज़न है कि चाइना जो कि हमारा दुश्मन मुल्क है और चाइना में सबसे ज़्यादा गधे का मांस खाया जाता है। तो आप देखिए कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा वो गधे बेच के कई अरब डॉलर जो है वो गधे बेच के कमाते हैं। और पाकिस्तान में हमारे यहाँ घोड़ा गाड़ी और बाकी चीज़ें बहुत चलती हैं, पाकिस्तान में गधा गाड़ी का सबसे ज़्यादा प्रचलन है। तो आप देखिए वहाँ पर गधों को, जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा मुर्गी पालन होता है, वैसे ही वहाँ पर गधों के पालन के भी केंद्र बने हुए हैं। तो आप देखिए कि वहाँ पर उस प्रकार से गधों की कई संख्या होती है और बड़ी बड़ी मंडियाँ लगती हैं। तो पाकिस्तान कई मामलों में गधों के माध्यम से पैसे कमा रहे हैं। तो पंडित जी मतलब ऐसी स्थिति देखी जाए तो कब तक ये लोग सरवाइव कर सकते हैं? मैं आपको यही कहना चाहूँगा, देखिए पाकिस्तान के ऊपर, जैसा पाकिस्तान के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पाकिस्तान के ऊपर $220 बिलियन का कर्जा है। यदि हम उदाहरण के तौर पर बात करें, भारत के पास इस समय $550 बिलियन का रिज़र्व हमारे पास है। और आप देखिए कि उसका यदि आधा पैसा भी पाकिस्तान को मिले तब भी पाकिस्तान अपना कर्ज नहीं चुका सकता। तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती चली जा रही है, कमज़ोर होती चली जा रही है। पाकिस्तान में महंगाई क्या थमेगी पंडित जी? देखिए पाकिस्तान में महंगाई थमने के कोई आसार नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई दिन ब दिन बढ़ेगी। देखिए महंगाई को थामने के लिए आपको चीज़ें कहीं ना कहीं से सस्ती खरीदना पड़ेगी। पाकिस्तान को यदि कोई देश सस्ता सामान दे सकता है तो वो है भारत। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान भारत के साथ कोई मुआहदा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये पाकिस्तान की संसद में पारित इमरान खान की सरकार ने किया कि जब तक भारत धारा 370 की बहाली नहीं कर देता, जब तक जम्मू कश्मीर के जितने अनुच्छेद भारत ने जिनको निरस्त कर दिया उनको वापस भारत लागू नहीं कर देता, तब तक भारत के साथ किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक समझौता नहीं हो सकता, कोई व्यापार नहीं हो सकता। आप सोचिए कि आज से 4-5 साल पहले की बात है, भारत से सस्ते टमाटर जो कि पाकिस्तान में जाया करते थे, जिनको पाकिस्तान के लोग 30 रुपए किलो खरीदते थे और पाकिस्तान में वहाँ 50 से 65 रुपए किलो में बिका करते थे। आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, नींबू, यहाँ तक कि आप सोचिए कि पाकिस्तान से हम लोग सीमेंट खरीदते थे, क्योंकि सीमेंट वहाँ से बहुत सस्ती पड़ती है। सीमेंट की बोरी पाकिस्तान से भारत में चूँकि निर्यात होती, आयात हम लोग करते थे, बदले में पाकिस्तान को हम बहुत सारी चीज़ें देते थे। पाकिस्तान से कई रॉ मटेरियल खरीदा जाता था और सबसे ज़्यादा व्यापार भारत के साथ ही था। लेकिन आप देखिए कि जब से व्यापार बंद हुआ, पाकिस्तान में चीज़ें भारत से जाना बंद हो गई। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, चूँकि आपने महंगाई की बात की है, तो आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगी, पाकिस्तान में 90% जो दवाएं हैं वो भारत से जाती हैं। अब आप देखिए कि दवाएं आप कैसे खरीदते हो, जब तक आपको विदेशी, जब भी कोई निर्यात करोगे तो आपको डॉलर में पैसे देना पड़ेंगे। अब आपका डॉलर आज की कीमत में हो गया है 267 रुपये का, जो पाकिस्तान की सरकार कह रही है। लेकिन जो ग्रे मार्केट है पाकिस्तान का, वहाँ पर डॉलर मिल रहा है 295 रुपये, और जो अभी कल या परसों में 300 प्लस हो जाएगा। तो आप सोचिए कि जो चीज़ आप भारत से कितना हो गया, लगभग 4 गुना। भारत में $1 लगभग 80 रुपये का है। तो हमारे यहाँ से आप यदि कोई दवाई जिसकी कीमत 40 रुपये है, तो जब आप वहाँ से डॉलर में खरीदोगे तो वो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, 160 रुपये। और उस पर वहाँ का जो बिजनेसमैन है उस पर अपना मुनाफा जोड़ के जब वहाँ बेचेगा तो वो और 10 रुपये जोड़ेगा, 15 रुपये जोड़ेगा, तो वही चीज़ 170 रुपये की हो जाएगी। अब आप सोचिए कि वहाँ पर उनके पास
खरीदने के लिए प्रॉपर तरीके से पैसे नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, पाकिस्तान में जो बिजली है हमारे यहाँ, जैसे हम लोग पानी से बिजली बनाते हैं, विंड एनर्जी माने हवा से बिजली बनाते हैं, सोलर प्लांट हमारे यहाँ है, लेकिन पाकिस्तान में बिजली बनती है सीएनजी माने वहाँ जो कंप्रेस नेचुरल गैस है, सीएनजी से वहाँ पर गैस से बिजली बनाई जाती है। और आप सोचिए कि सीएनजी इस समय दुनिया में महंगी होती जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में सीएनजी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा यूरोप में है, क्योंकि वहाँ पे भी जो बिजली बनाई जाती है वो भी नेचुरल गैस से बनती है। वहाँ पर कोयला आधारित जितने भी प्लांट हैं वो सारे बंद हो चुके हैं, क्योंकि पहले सारी जो गैस थी वो रशिया से आती थी, अब रशिया से आना बंद हो गई है। तो कतर की जितनी भी गैस है या बाकी जो देश गैस बेचते हैं वो महंगे दामों पे कहाँ बेच रहे हैं? यूरोपियन कंट्रीज़ में। अब वो सस्ते दाम पे पाकिस्तान को देने तैयार नहीं है, तो पाकिस्तान में बिजली महंगी हो गई। पेट्रोल इस समय पहले सऊदी अरब और यूएई आपको पेट्रोल दे देता था, अब पेट्रोल नहीं है। अब आप सोचिए कि पेट्रोल क्या भाव है? 250 रुपये लीटर। और जो अभी भारत से डबल लगभग आप मान लीजिए। और अभी जो IMF का मुआहदा होने वाला है उसमें पेट्रोल पे 50 रुपये का रेट और बढ़ेगा। तो पाकिस्तान में पेट्रोल हो जाएगा 350 रुपये लीटर, डीजल होगा 300 रुपये लीटर, और केरोसिन जो कच्चा मिट्टी का तेल है जो लोग स्टोव में जला के जिससे खाना बना लेते हैं, उसकी कीमत हो जाएगी 150 से 250 रुपये लीटर। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान की जनता आखिर जाएगी कहाँ? आलू आप खरीद नहीं सकते, प्याज आप खरीद नहीं सकते, तेल आप महंगा खरीदोगे, बिजली आप खरीद नहीं सकते, तो आखिर क्या होगा? महंगाई अपने चरम सीमा पे होगी, और जब चरम सीमा पे होगी तो पाकिस्तान में गृह युद्ध के आसार बढ़ेंगे। पंडित जी, पाकिस्तान में क्या गृह युद्ध छिड़ सकता है? बिल्कुल। देखिए, मैंने अपनी बात को जहाँ खत्म किया फिर वहीं से शुरू करता हूँ। पाकिस्तान में गृह युद्ध के आसार बढ़ गए जब वहाँ की जो गरीब जनता है, जिसको खाने को रोटी नहीं मिलेगी, वहीं बड़ी बड़ी कॉलोनीज हैं जहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग हैं जिनके पास महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं। आप सोचिए कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है वो महंगी गाड़ियों का होता है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है। जैसे हमारे यहाँ मारुति है, हुंडई है, बाकी लोग बनाते हैं, वहाँ पे टोयोटा से लेकर सारी कंपनियाँ पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं। अब पाकिस्तान में सारी गाड़ियाँ बाहर से एक्सपोर्ट होती हैं, बन कुछ भी नहीं रहा। या तो पुरानी गाड़ियाँ हैं या जो लोग नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, लोग उनको देखते हैं, परेशान होते हैं, लोगों के यहाँ खाने को नहीं है। अभी बीच में एक छोटी सी घटना को लेकर आपको मैं बता सकता हूँ कि वहाँ कितनी तेज़ी से गृह युद्ध छिड़ सकता है। सबसे पहली चीज़ आपको बताता हूँ, अभी बीच में चूँकि खाने का बहरान आ ही गया, माने खाने का संकट एक प्रकार से आ गया, तो आप देखिए बीच में एक बहुत बड़ा मुर्गी फार्म हाउस था जहाँ पर 1 दर्जन लोग आए, कलिश्नकोव जिसको AK-47 भी कहा जाता है, उसके दम पे उन्होंने 3 से 4 करोड़ रुपए की मुर्गियां चुराई और चुरा के ले गए। तो आप सोचिए, और उनको उन्होंने भारी दामों में बेचा। तो पाकिस्तान में आप सोचिए कि खाने के लिए नहीं है, अभी से चोरी होने लगी। कराची की जो गलियां हैं जहां पर सबसे ज़्यादा क्राइम है, तो आप देखिए वहां पर मोबाइल फ़ोन चुराया जाता है बंदूक दिखा के, क्योंकि गोली सबसे ज़्यादा सस्ती 20 रुपए की गोली है, उसको दिखा के यदि 200 रुपए का माल लूटा जा सकता है तो वो लूटना पसंद करते हैं। तो आप देखिए पाकिस्तान में एक प्रकार से गृह छिड़ गया है। इस्लामाबाद छोड़ दीजिए, लेकिन लाहौर की कुछ गलियां छोड़ दीजिए, लाहौर, बाकी सारे शहरों में इस प्रकार की लूटपाट शुरू हो गई है। अभी चूँकि इस समय इमरान खान, जिसने अपनी जेब से पाकिस्तान के किसी पत्रकार को कॉफ़ी और चाय नहीं पिलाई, अभी वो जमान पार्क में बैठे हुए हैं लाहौर में, और वहाँ पर वो हलवा पूड़ी और सारे लोग खिला रहे हैं। पाकिस्तान में लोगों के पास खाने को नहीं है, इसलिए सारे लोग इकट्ठे होके उनके जलसे में शामिल भी हो रहे हैं, और वहाँ पे पूड़ी, हलवा और बाकी की जो नान टिक्की हैं वो भी खा रहे हैं। तो आप देखिए पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बहुत बुरा हाल होना है, गृह युद्ध छिड़ेगा और पाकिस्तान उस हद पे चला जाएगा जो अफगानिस्तान में तो अब बहुत सारी चीज़ों में शांति हो गई, लेकिन पाकिस्तान में टेररिस्ट डाकू, जिसको पाकिस्तान में जो ख़त्म हो गए थे, वो वापस में डाकू आएंगे, लूटेंगे, सामान चुरा के ले जाएंगे। अभी भी पाकिस्तान में लोगों ने, जो दुकानदार है, बाहर सामान रखना बंद कर दिया। ये सामान भी रखते हैं तो वहाँ एक हथियारबंद आदमी खड़ा होता है ताकि उनकी कोई चीज़ उठा के नहीं ले जाए। तो गृह युद्ध के पूरे आसार हैं, और आने वाले 6 महीनों में आपको गृह युद्ध पाकिस्तान में अवश्य दिखाई देगा। पंडित जी, इमरान खान का भविष्य आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, इमरान खान को लेकर मैं 2 भविष्यवाणियां आपके चैनल पे करना चाहूँगा। सबसे पहली भविष्यवाणियां, इमरान खान आने वाले 3 महीनों में जेल जाने वाले हैं।
दूसरा, इमरान खान को जिस प्रकार से नवाज शरीफ को नाहिल यानी आप चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हो जाते हैं, उनको घोषित कर दिया और उनको जेल में डाल दिया था, वही स्थिति इमरान खान के साथ होने वाली है। इमरान खान न केवल नाहिल घोषित होंगे, वो किस 3 मामलों में नाहिल घोषित हो सकते हैं, चूँकि हमारे यहाँ इस बात की हमेशा से जो तोशाखाना केस चल रहा है, तोशाखाना केस को मैं हमारे दर्शकों को समझा देता हूँ कि जब भी कोई प्रधानमंत्री होता है तो उसको जो तोहफे मिलते हैं, जो बड़े बड़े तोहफे मिलते हैं दूसरे देश के लोगों से, उनको क्या होता है कि आपको हमारे देश का जो एक भंडार खाना होता है जिसको तोशाखाना कहते हैं, वहाँ पर जमा कराना पड़ता है, और यदि आप उसको लेना चाहते हैं तो उसकी एक सर्टेन कीमत होती है। उदाहरण के तौर पर एक तोहफा है, उसकी कीमत 100 रुपये है, तो आप यदि उसकी कीमत 25 रुपये तय है तो आप 25 रुपये दे के वो चीज़ खरीद सकते हो। तो इमरान खान ने तोशाखाना से तोहफे खरीदे सस्ते दाम में, उसकी कीमत उन्होंने आधी से पौन कराई और उसको महंगे दामों पे भेज दिया। 2 तोशाखाना के तोहफे जिनको लेकर पाकिस्तान में घमासान मचा हुआ है, एक तो घड़ी जिस पे काबा शरीफ का फोटो बना हुआ है, और एक पेन जो कि केवल दुनिया में एक ही बना और पूरे डायमंड से बना हुआ है, और उस पे कुरान शरीफ की कुछ आयतें लिखी हुई हैं जो कि बड़ा पवित्र माना जाता है। उन दोनों चीज़ों को इमरान खान ने बेच के करोड़ों रुपए, एक घड़ी है और भी कई तोहफे हैं, तो वो तोशाखाना से खरीदे कम दाम पे और उसको महंगे दामों पे बेच दिया गया, जिसको लेकर पाकिस्तान, और उसको सबसे बड़ी बात है बेचने के बाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि आपने कोई चीज़ खरीदा तो आप अपने गोशवारा, जो आप कोई भी चीज़ डिक्लेरेशन होता है हमारे यहाँ, जब भी कोई पॉलिटिशियन चुनाव लड़ता है तो वो अपने चुनाव के समय एक एफिडेविट देता है कि साहब मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, मैंने इस प्रॉपर्टी को बेचा, इससे ये खरीदा, इससे बेचा, पूरा एक डिक्लेरेशन देता है। लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से इन चीज़ों का डिक्लेरेशन नहीं दिया, जिसके कारण वो चुनाव लड़ने के अयोग्य साबित हो सकते हैं। तो इमरान खान का पहला भविष्य है कि वो चुनाव लड़ने के अयोग्य साबित होंगे, माने नाहिल होंगे, उर्दू भाषा में कहा जाए, और दूसरा वो उसी तोशाखाना के केस में और इस खाना के केस में वो जेल जाएंगे, और मुझे लगता है कि उनको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में मुझे चुनाव होते भी नहीं दिखाई देते। दूसरी और सबसे बड़ी चीज़, पाकिस्तान में चूँकि अभी भी कराची, अभी भी सिंध का काफ़ी सारा हिस्सा, बलूचिस्तान का काफ़ी सारा हिस्सा पानी में डूबा पड़ा हुआ है। तो आप सोचिए कि लंबा हिस्सा पानी में डूबा पड़ा हुआ है, जहाँ पर लोगों के पास खाने पीने जैसे बेसिक सुविधाएं नहीं है, वहाँ मच्छर, और आप सोचिए मच्छरों के कारण मलेरिया, डेंगू जैसे बुखार और डेंगू जैसी चीज़ें वहाँ फैली हुई हैं। तो वहाँ चुनाव कौन कराएगा, कैसे चुनाव होंगे, क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी निर्णय नहीं है। और पाकिस्तान की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसने सबसे बड़ा काम जो शुरू कर दिया है, वो शुरू कर दिया है जेल भरो आंदोलन। तो आने वाले 3 महीने तो जेल भरो आंदोलन चलने वाला है, जिसमें खुद इमरान खान स्वयं जेल जाने तैयार हैं। ये जेल भरो आंदोलन क्या है पंडित जी? जेल भरो आंदोलन का मतलब है कि चूंकि उन्होंने 2 स्टेट में अपनी जो हुकूमत थी उसको उन्होंने बर्खास्त कर दिया, तो पाकिस्तान की जो 2 प्रांत हैं, पंजाब और केपी के, अब वहाँ पर निगरान हुकूमतें हैं। निगरान माने जो चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित कर दिया, एक मुख्यमंत्री बना दिया, उनकी कैबिनेट बना दी, ताकि वो 90 दिनों के अंदर पाकिस्तान में चुनाव होते हैं हमेशा। लेकिन 90 दिनों में चुनाव होते हुए इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं, चुनाव कैसे कराओगे आप? सही बात है, चुनाव में बहुत सारा खर्च होता है। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ हमारे यहाँ ईवीएम मशीनों से चुनाव होता है जी, लेकिन पाकिस्तान में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो बैलेट पेपर को छपवाना, सारी व्यवस्था करना बहुत मुश्किल काम है, जिस पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च होंगे। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो कैसे होंगे? तो गृह युद्ध होगा, चुनाव नहीं होंगे, इमरान खान जेल में रहेंगे, इमरान खान का कोई भविष्य नहीं है। पाकिस्तान की जो वर्तमान में जो एस्टेब्लिशमेंट है, यानी वहाँ की जो सेना, पीछे जो सरकार असली सरकार वही है, जो पीछे की सरकार है वो कतई नहीं चाहती कि इमरान खान जैसा आदमी आ जाए जो कि सेना को रोज गालियां देता हो। जो कि इस समय पाकिस्तान के जो जनरल हैं, पहले कमर जावेद बाजवा हुआ करते थे, आजकल जनरल आसिम मुनीर साहब वहाँ के जो जनरल हैं, जो पाकिस्तान के असली हुकूमत चलाने वाले हैं, जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो वो कभी नहीं चाहते कि इमरान खान आए,
और उसके चलते पाकिस्तान में इस साल चुनाव होने के कोई आसार नहीं है, जिसके चलते गृह युद्ध होगा। पाकिस्तान के जो साबिक प्रधानमंत्री हैं यानी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उन्होंने एक नई तहरीक माने एक नया आंदोलन चलाया है जिसको जेल भरो आंदोलन कहा जाता है। आने वाले 3 महीनों में वो उस आंदोलन को चलाने वाले हैं, परंतु मैं आपके चैनल पे ये भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ कि उनका ये जेल भरो आंदोलन बहुत ही असफल साबित होगा, जिसके चलते उनकी जितनी भी प्रतिष्ठा है वो कमज़ोर होती चली जाएगी और पाकिस्तान और इमरान खान का भविष्य बेहद अंधकार में है। पंडित जी, पीओके भारत को वापस कब मिलेगा? देखिए, पीओके मुझे लगता है कि 2027 के आसपास तक भारत को वापस जरूर मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में गृह युद्ध के आसार हैं और उसके चलते पाकिस्तान की जनता कराहने लगेगी, तड़प जाएगी। खुद पाकिस्तान की जनता कहेगी कि भारत हमको वापस अपने में मिला लो, आप हमको अलग अलग कर दो। क्योंकि अभी सिंधु देश को लेके बहुत बड़ी तहरीक चल रही है सिंध में, जिसमें पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एक प्रकार दूसरे नंबर का सूबा है पंजाब के बाद, तो वहाँ बहुत बड़ी तहरीक चल रही है। पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान में बहुत बड़ी तहरीक चल रही है, बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि आप हमको अपने आप में संभालो। 1 साल के अंदर जब वहाँ खाने को नहीं होगा, पहनने को नहीं होगा, पानी पीने को तो मिल रहा है लेकिन बिजली नहीं होगी, तो वो खुद परेशान होंगे। और वो खुद पाकिस्तान की जो वर्तमान रजीम है, पाकिस्तान की सेना है, उस पर जैसे बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान में इस समय पाकिस्तान की आर्मी घुस नहीं पा रही है, ठीक उसी प्रकार से पीओके में भी वही हाल होगा। खुद अपने आप से कहेंगे कि आप हमें शामिल कर लो, भारत तैयार बैठा है। तो 2025 के बाद आप निश्चिंत रहिए, आने वाले 2.5 सालों के अंदर पीओके भारत को अवश्य मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो दर्शकों, ये था पाकिस्तान को लेकर ज्योतिष अरविंद तिवारी जी की भविष्यवाणी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे यानी साक्षी मीना को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।